रूस और ब्रिटेन का बढ़ता राजनीतिक दबाव 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में सुल्तान अब्दुल हमीद के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। यूरोप की बढ़ती हुई ताकत, रूस उत्तर से दबाव डाल रहा था और उसकी ख्वाहिश थी कि वह कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल तक पहुंच जाए। ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा चाहते थे कि उस्मानी साम्राज्य कमजोर रहे ताकि उनकी उपनिवेश और व्यापार मार्ग सुरक्षित रहें। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस समय एक महान राजनीतिज्ञ की तरह हर शक्ति को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। कभी रूस के सामने ब्रिटेन का कार्ड खेला और कभी ब्रिटेन के सामने जर्मनी का। यह शक्ति संतुलन की राजनीति थी जो उसके दौर का सबसे बड़ा हथियार थी। सुल्तान मुस्कुराए बोले, यूरोप के शेर हमारे बच्चों से डरते हैं कि खेल खेलने के लिए कागज पर शेर है। जब वक्त आएगा उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस्तांबुल की तरफ कदम बढ़ाए। ये बात यूरोप को समझ आई कि सुल्तान अब्दुल हमीद की सियासत काफी दूर अंदेश है। यंग तुर्क्स की तहरीक और अंदरूनी भावत अंदरून ए सल्तनत सुल्तान के लिए और भी बड़ा चैलेंज थी। युवा तुर्क नाम का आंदोलन यूरोप में बैठकर उस्मानी साम्राज्य के खिलाफ प्रचार कर रहा था। ये लोग खुद को आधुनिक और उदार कहते थे और कहते थे कि सुल्तान ने निरंकुश राजतंत्र बना रखा है। उनके नेताओं में अहमद रिज़ा और तालात पाशा सबसे ज्यादा मशहूर हुए। ये लोग फ्रांस और ऑस्ट्रिया में बैठकर अखबार छापते थे जिसमें सुल्तान अब्दुल हमीद को जालिम और तानाशाह के तौर पर दिखाया जाता था। दरअसल इनके पीछे भी यूरोप की शक्तियां थीं जो चाहते थे कि सुल्तान कमजोर हो जाए और उनकी जगह ऐसे लोग आए जो उनकी बातों पर चल सकें। सुल्तान अब्दुल हमीद को अंदर से सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके अपने मुस्लिम नौजवान ही उसके खिलाफ यूरोप के हथियार बन रहे थे। एक दफा उन्होंने अपने वजीर से कहा, दुश्मन बाहर से आए तो किला मजबूत होता है, लेकिन अगर अंदर से दीवारें गिरने लगें तो सल्तनत का बचना मुश्किल हो जाता है। सुल्तान का इस्लामी वाहिदत का पैगाम। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक ऐसी रणनीति बनाई जो उसको पूरे मुस्लिम दुनिया में अजीम लीडर बनाती है, और वो थी पैन इस्लामवाद, यानी इस्लामी एकता। सुल्तान ने सब मुस्लिम मुल्कों को पैगाम भेजना शुरू किया कि वो खुद को एक उम्मत समझे। उन्होंने हर जगह से उलेमा, फुहा और आलिम बुलाए। उन्होंने इस्लामी तालीम के लिए मदरसे और यूनिवर्सिटी बनवाई। सबसे ज्यादा उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम को प्रमोट किया। हर शुक्रवार उनका गुतबा एक एक मुस्लिम मुल्क में पता गया। मिस्र, हिंदुस्तान, अफ्रीका और मध्य एशिया के लोग उन्हें अपना खलीफा मानते थे। भारत के मुसलमानों ने उनके हक में इतना जज्बाती इजहार किया कि एक शायर ने लिखा, एक ही सुल्तान है जो इस्लाम का परचम बुलंद कर रहा है, और वो है अब्दुल हमीद। आर्थिक सुधार और हिजाज रेलवे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने समझा कि युद्ध और राजनीति तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक आर्थिक आधार मजबूत न हो। उन्होंने नए स्कूल, टेलीग्राफ लाइनें और रेलवे बनवाई। लेकिन सबसे बड़ी परियोजना हिजाज रेलवे थी। ये परियोजना मदीना तक ट्रेन लेन की थी ताकि मुसलमान आसान तरीके से हज कर सकें। यूरोप को डर था कि इस रेलवे के जरिए सुल्तान अपनी कुव्वत और प्रभाव बढ़ा लेगा, मगर आवाम ने इस परियोजना के लिए दिल खोलकर मदद दी। हिंदुस्तान, अफ्रीका, यहां तक कि चीन के मुसलमानों ने पैसा भेजा। यह दुनिया की पहली रेलवे थी जो जनता के दान से बनी थी। एक बुजुर्ग ने मदीना के पास सुल्तान के नाम पैगाम भेजा, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं अपने 4 चांदी के सिक्के भेज रहा हूं, इसे हिजाज रेलवे में लगा दो ताकि मेरा भी हिसाब हज का सवाब बन जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा, यह रेलवे सिर्फ लोहे की पटरी नहीं, यह उम्मत की रूहानी ताकत का इज़हार है। नतीजा, आवाम से जज्बाती रिश्ते का मजबूत होना। इतनी साजिशों के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद और आवाम का रिश्ता और मजबूत होता गया। हर मुस्लिम को लगता था कि सुल्तान उनका असली हामी है। एक दफा इस्तांबुल के बाजार में लोगों ने सुल्तान का नाम लेकर दुआ की, या अल्लाह हमारे खलीफा की हिफाजत फरमा
वो हमारी इज्जत का निगहबान है। ये दुआएं सुल्तान के लिए सबसे बड़ी कुव्वत थी। उन्होंने खुद कहा, मैं यूरोप के मुकाबिल खड़ा हो सकता हूं क्योंकि मेरे पीछे मेरी उम्मत की दुआएं हैं। यंग तुर्कों की साजिश का इंतहा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यंग तुर्कों की तहरीक और मजबूत होती गई। सुल्तान ने बहुत कोशिश की कि नौजवानों को समझाया जाए कि असली आजादी और कुव्वत इस्लामी वहदत में है, लेकिन यूरोप के मीडिया और प्रोपेगंडा ने उनके जहनों को बदल दिया। 1908 में मैसेडोनिया के अंदर फौज के कुछ अफसरों ने बहावत कर दी और कहा कि हम संविधान वापस चाहते हैं, जो 1876 में तम हो चुकी थी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने तजुर्बे और हिकमत से समझा कि अगर मैं फौरन मुखालिफत करूं तो खून खराबा होगा, इसलिए उन्होंने मजबूरी में पार्लियामेंट वापस बहाल कर दी। लेकिन यंग तुर्कों का असल मकसद था सल्तनत पर कब्जा। उनका प्रोपेगंडा था, अब्दुल हमीद ने निरंकुशता बनाई, हम आवाम की हुकूमत ला रहे हैं। दरअसल वो आवाम की नहीं, यूरोप की मर्जी की हुकूमत लाना चाहते थे। 31 मार्च का हादसा 1909, इस सबसे बड़ा वाकया 1909 का था, जो तारीख में 31 मार्च इंसिडेंट के नाम से मशहूर है। इस्तांबुल के अंदर फौज का एक हिस्सा और मदरसों के तालेबा उठे और नारा लगाया, हम शरीयत चाहते हैं, हम सुल्तान के असली अहकाम चाहते हैं। यह बगावत असल में यंग तुर्कों की साजिश थी। उन्होंने जानबूझकर फौज और तालेबा को भड़काया ताकि सुल्तान को कमजोर दिखाया जा सके। यूरोप के अखबारों ने तुरंत सुर्खियां बनाई, कुस्तुनतुनिया में गड़बड़, सुल्तान का निजाम फेल हो गया। जबकि असल में सुल्तान अब्दुल हमीद ने खून खराबा रोकने के लिए सब्र से काम लिया। उस वक्त उन्होंने कहा, अगर मेरे इख्तियार बचाने के लिए मुस्लिम का खून बहे तो ऐसी सल्तनत मुझे कबूल नहीं। तखला निष्कासन का मंजर अप्रैल 1909 में यंग तुर्कों ने अपने मकसद में कामयाबी पाली। उन्होंने फौज को कन्विंस कर लिया और सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ फतवा जारी करवाया। एक डेलीगेशन सुल्तान के महल आया। उस समय सुल्तान कुरान की तिलावत कर रहे थे। वजीर ने आकर कहा, या सुल्तान, आज मजलिस ने फैसला कर लिया है, आपको तख्त से उतरना होगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर कुरान को बंद किया और कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, तख्त अल्लाह देता है और वही लेता है। अगर मेरी उम्मत समझती है कि मैं उसका हक अदा नहीं कर सका तो मैं अल्लाह के फैसले को कबूल करता हूं। ये अल्फाज सुनकर उन अफसरों की आंखों से आंसू बह गए। लेकिन सियासत की सख्त दुनिया में दिल की आवाज दब जाती है। सुल्तान को उसी वक्त इस्तांबुल से निकालकर सोलोनिका, ग्रीस भेज दिया गया। आवाम का जज्बाती दुख सुल्तान के तख्तला की खबर फैलते ही आवाम रूठ गई। इस्तांबुल के बाजारों में और मस्जिदों में लोग रोने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, हमारा असली खलीफा चला गया, अब हम पर जुल्म का दौर आएगा। औरतें और बच्चे सुल्तान के महल के बाहर रो रहे थे। उनकी दुआएं थीं, या अल्लाह, हमारे सुल्तान की इज्जत की हिफाजत फरमा। लेकिन सियासत का पहिया रुकता नहीं। यंग तुर्कों और यूरोप ने अपना मकसद हासिल कर लिया था। इस्लामी खिलाफत का दिल तोड़ दिया गया था। सुल्तान का बाद का सफर सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी बाकी जिंदगी सैलोनिका और फिर इस्तांबुल के अंदर गुजारी, लेकिन तख्त से दूर। उनके पास अब न फौज थी न वज़ीर, सिर्फ कुरान और तस्बीह थी। उनका कहना था, मैंने अपनी जिंदगी में हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठाया। अगर लोग मुझे समझ न सकें तो यह मेरी किस्मत है, लेकिन तारीख गवाह रहेगी कि अब्दुल हमीद ने इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं दिया। उनकी वफात 1918 में हुई। उस वक़्त दुनिया में पहली जंग ए अजीम चल रही थी। वक्त ने साबित कर दिया कि जो खौफ उन्होंने दिखाया था यूरोप की चालाक सियासत से, वो सब सच था। नतीजा सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर तारीख के सबसे अहम दौरों में से था। उन्होंने यूरोप के दुश्मनों का बरसों तक मुकाबला किया, मुस्लिम उम्माह को एक बनाने की कोशिश की, हिजाज रेलवे जैसे प्रोजेक्ट से इस्लामी कुव्वत को जिंदा रखा और अपने तख्त से ज्यादा अपनी उम्मत के खून को अहमियत दी। आज भी उन्हें द लास्ट ग्रेट सुल्तान कहा जाता है।
उनकी सियासत और फोरसाइट ने साबित किया कि वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक मुजाहिद और फकीह भी थे।